बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बाप ठेला लगाकर हमें पालता, सब हमारा मजाक उड़ाते और अब्बा के काम के ताने देते। हमें अब्बा से चिढ़ होने लगी। जैसे ही भाई की नौकरी लगी, एक रात छुपकर ठेले को आग लगा दी। अब्बा सर पकड़कर रोने लगे और कुछ ही दिन में बीमार हो गए। पर भाई का रूप बदल गया। वो हमें खाने के ताने देता और हमें तरसा देता। एक दिन गुस्से में हमें घर से निकाल दिया। हम उस रात भूखे रहे और अब्बा के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि चारपाई पर लेटे अब्बा तो मैं कब से स्कूल में बैठी छुट्टी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, मैं फौरन ही अपना बस्ता उठाकर बाहर की जानिब लग गई। मैं अपनी दोस्तों की झुरमुट बनाए खुशगपियों में मसरूफ गेट से बाहर निकली ही थी कि सामने खड़े ठेले वाले को देखकर चौंक गई। मैंने ठेले वाले पर दूसरी नजर भी न डाली और अपना रास्ता बदल लिया। मैं दाएं जानिब की गली में मुड़ गई। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे अपनी सहेलियों के सामने सुबकी उठानी पड़े। अगर मैं अब्बा के ठेले के सामने से गुजरती और मुझे पहचान कर अब्बा आवाज दे देते या अपने पास बुला लेते, तो मेरी सभी सहेलियों को मालूम पड़ जाता कि वो ठेला लगाने वाला मेरा अब्बा है, तो मेरी कितनी बेइज्जती होती। लिहाजा मैं दूसरी तरफ से मुड़कर घर की जानिब बढ़ गई थी। यहां से रास्ता थोड़ा लंबा था, मगर फिर भी मुझे कम से कम अब्बा के सामने से तो ना गुजरना पड़ता। मैंने घर में दाखिल होते ही अपना बस्ता चारपाई पर उछाला और गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ गई। मेरा नाम राबिया है। हम दो बहनें थीं, जबकि हमारा एक ही भाई था। मेरी अम्मा सरकारी स्कूल की एक उस्तानी थी। हम एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। अम्मा अब्बा में बेहद प्यार था। घर में अमन और सुकून था और रुपए पैसे की भी कोई तंगी न थी। अम्मा के होते हुए हमें किसी चीज की कोई कमी न थी। अम्मा ने हम सब बहन भाइयों को बहुत लाड प्यार से पाला था। अम्मा के होते हुए अब्बा को भी काम करने की जरूरत न थी, बल्कि अब्बा सारा दिन घर में पड़े रहते और घर का काम निपटाते। हमें और अम्मा को स्कूल छोड़ने और वापस लेकर आने की जिम्मेदारी अब्बा की ही थी। अब्बा अम्मा के आने से पहले ही घर के काम निपटा लेते। अब्बा का काम सिर्फ बाजार से सौदा सलफ लाना नहीं था, बल्कि अब्बा घर का वो काम भी कर लेते जो अम्मी के करने का होता। अब्बा का कहना था कि तुम्हारी माँ थकी हारी स्कूल से घर आती है, ऐसे में मैं नहीं चाहता कि उसे घर का काम भी करना पड़े। मेरे अब्बा ज्यादा पढ़े लिखे ना थे, अम्मा ज्यादा पढ़ी लिखी थी। अम्मा शादी से पहले तो नौकरी ना करती थी, मगर शादी के बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई थी, जबकि अब्बा को कोई नौकरी ना मिली। अब्बा नौकरी की तलाश में ही रहे। जब भी कभी उनको नौकरी मिलती तो वो नौकरी ज्यादा अरसा न चल पाती। न जाने क्यों अब्बा को कुछ अरसे में ही नौकरी से जवाब मिल जाता। मेरे ननियाल का कहना था कि मेरे अब्बा को काम करने की आदत ही नहीं, बल्कि मुफ्त की रोटियां तोड़ने की लत पड़ चुकी है। हम बहन भाइयों का भी यही ख्याल था, क्योंकि हमारे आस पड़ोस के सभी लोग नौकरियां कर रहे थे और उनकी बीवियां घर में बैठकर कामकाज करती थी, जबकि अब्बा को जो भी नौकरी मिलती वो छोड़कर आ जाते। तो इसका मतलब साफ था कि अब्बा जानबूझकर ही नौकरी छोड़ दिया करते थे, क्योंकि वो नौकरी करना ही नहीं चाहते थे। खैर, अम्मा को अब्बा की नौकरी करने या ना करने से कोई फर्क न पड़ता था, क्योंकि वो खुद अच्छा कमा रही थी और उन्हें अब्बा के घर में रहने से काफी आराम था। अम्मा का कहना था कि जब मैं अपनी साथी उस्तानियों का हाल देखती हूँ कि वो किस तरह दो कश्तियों की सवार है, वो स्कूल में नौकरी भी करती हैं और घर पहुंचकर घर का सारा काम भी निपटाती है और बच्चे भी संभालती है, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे तुम्हारे अब्बा जैसा शौहर मिला, जिसने मुझे कभी बच्चों और घर के कामकाज की फिक्र ही ना होने दी। जब हम बहन भाई छोटे थे तो अम्मा आराम से हमें अब्बा के आसरे पर छोड़कर चली जाया करती। उन्हें हमारी तरफ से कोई फिक्र परेशानी न होती, क्योंकि अब्बा हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते। जबकि अम्मा स्कूल से आने के बाद खाना खाकर आराम करती। खाना अब्बा पकाकर रख लिया करते थे। अम्मा शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करती और उससे अम्मा की इजाफी आमदनी हो जाया करती। अम्मा चूंकि बड़ी जमात की लड़कियों को पढ़ाती थी, लिहाजा अम्मा के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए बड़ी लड़कियां भी आती, जो अम्मा को फीस भी अच्छी दिया करती। मेरी अम्मा साइंस की उस्तानी थी। हम अम्मा से पैसे लेकर अब्बा के साथ खरीदारी करने के लिए चले जाते और अपनी मर्जी मंशा की चीजें खरीद कर ले आते। अम्मा ने कभी भी पैसों के मामले में हम पर हाथ न रोका था, बल्कि हमारी हर फरमाइश और ख्वाहिश पूरी की थी। शायद इसकी वजह यह थी कि अम्मा ने हमें बहुत जल्द छोड़कर चले जाना था। मैं उस वक्त 7वीं जमात में थी जब अम्मा का अचानक इंतकाल हो गया। मेरी बड़ी बहन ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। हमारी तो दुनिया ही अंधेर हो गई। अम्मा हंसती खेलती स्कूल गई थी, मगर स्कूल में ही अम्मा की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उनको दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें अस्पताल दाखिल कर लिया गया।
अम्मा 3 दिन अस्पताल में रही। डॉक्टर्स ने अम्मा की बीमारी के हवाले से बड़ी खुशकुन खबर सुनाई थी कि वो जल्द ठीक होकर अपने पैरों पर घर आ जाएंगी, और अम्मा बिल्कुल ठीक हो भी गई थी। जिस दिन उन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आना था, उसी दिन अम्मा को दोबारा दिल का दौरा पड़ा, और इस बार दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ और अम्मा अपनी जान से हाथ धो बैठी। हमें तो अम्मा की मौत का यकीन ही ना आया। ऐसा लगता ही ना था कि अम्मा अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उनकी मैयत को देखकर यह अंदाजा होता था कि अम्मा सो रही हैं। वो साफ सुथरी निखरी रंगत लिए चारपाई पर लेटी इस दुनिया से और हम बहन भाइयों से रुखसत की ख्वाहां थी। अम्मा की मौत का सदमा बहुत बड़ा था, जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। हम 3 बहन भाइयों का रो रो कर बुरा हाल था। अब्बा ने इस मौके पर हमारी ढारस बंधाई। उन्होंने हमें बहुत तसल्ली और हौसला दिया। वो हमें अपने सीने से लगाकर खुद भी सिसक उठते। दरअसल वो भी अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे, तभी तो अम्मा का इतना ख्याल किया करते थे। हमारा दुख इतना बड़ा था कि कोई भी तसल्ली और हौसला हमारे काम ना आने वाला था। हम पर जान छिड़कने वाली अम्मा हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। कहते हैं कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। अम्मा की मौत का जख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भरता जा रहा था। अम्मा की मौत के बाद उनके स्कूल की तरफ से कुछ पैसे मिले थे, मगर वो पैसे कितने अरसे तक चलते? 1-2 साल के अंदर ही वो पैसे खत्म हो गए। भाई हम दोनों बहनों से बड़ा था। उसकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। वो अपनी फीसों पर लगाने के लिए हर माह अब्बा से काफी पैसे ले जाता। अम्मा की नौकरी की तरफ से मिले जाने वाला पैसा जल्द ही खत्म हो गया। अब्बा ने नौकरी की तलाश जारी रखी, मगर अब्बा को कहीं भी अच्छी नौकरी न मिल सकी। अब्बा की तालीम ज्यादा न थी, लिहाजा उस हिसाब से नौकरी न मिलती जैसी वो चाहते थे। वैसे भी अब्बा को नौकरी की आदत कहाँ थी। अब्बा ने एक ठेला खरीद लिया और उस पर मुख्तलिफ चीजें बेचने का काम करने लगे। अब्बा मौसम के हिसाब से अपने ठेले को सजाते और ठेले को लिए घर से निकल जाया करते। वो कभी मौसमी फल बेचते, तो कभी मौसमी सब्जियां, तो कभी बच्चों के खाने पीने की मुख्तलिफ चीजें। वो पूरे शहर में जगह जगह फिरते और चीजें फरोख्त करने की कोशिश करते। अब्बा शाम को अपने साथ कुछ पकाने के लिए ले आते। घर का काम अब भी अब्बा ही किया करते। वो शाम को थके हारे आते और आकर हम बहन भाइयों के लिए खाना पकाकर हमें खिलाते। अब्बा ने हमें कभी जोर ना दिया था कि हम घर का काम करें या उनके लिए खाना पका कर रखें। वो अम्मा की जिंदगी में खुद ही ज्यादातर काम किया करते, और अम्मा की मौत के बाद भी वो घर का काम खुद ही निपटा लेते। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। हमें अब्बा का ठेला लगाना एक आंख ना भाता था। मेरे बहन भाई और मैं अब्बा के खिलाफ उठ खड़े हुए। हमने अब्बा को समझाने की बहुत कोशिश की कि ठेला लगाने से हमारी सुबकी होती है, मगर अब्बा का कहना था कि उनके पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं। कम से कम ठेले से तुम लोगों के पेट भरने का सामान तो मुयस्सर हो जाता है। हम ये चाहते थे कि अब्बा कोई बाइज्जत नौकरी करे, क्योंकि हमारे खानदान में सभी लोग पढ़े लिखे और बरसरे रोजगार थे। वो अच्छा कमाते और इज्जत की नौकरी किया करते। ऐसे में अब्बा का ठेला लगाना बहुत ही बुरा समझा जाता। मेरी तमाम कजन्स हमें ताने देती और अब्बा के ठेले लगाने का मजाक उड़ाती। इसीलिए हम चाहते थे कि अब्बा फौरी तौर पर यह काम बंद कर दे। इसके अलावा हजारों काम थे, अब्बा कोई भी काम कर सकते थे, मगर न जाने क्यों अब्बा को ठेले लगाने का शौक चढ़ा हुआ था। मैं स्कूल जाती तो मेरे स्कूल की छुट्टी के वक्त अब्बा अपना ठेला लिए स्कूल के बाहर खड़े दिखाई देते। अब्बा ने उस पर मुख्तलिफ चीजें रखी होती। लड़कियां बड़े शौक से अब्बा के ठेले से चीजें खरीदती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी दोस्तों को कभी ये पता चले कि ठेला लगाने वाला आदमी दरअसल मेरे अब्बा थे। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती। मैं अब्बा के सामने से गुजरने से गुरेज करती और किसी दूसरे तरफ के रास्ते से मुड़ जाती। मैंने अब्बा को साफ साफ कहा था कि मेरे स्कूल के बाहर ना खड़े हुआ करें, मगर अब्बा पर तो जैसे किसी चीज का असर ही ना होता था। ये शायद अब्बा को हमारी परवाह ही न थी। मेरे मना करने के बावजूद अब्बा स्कूल के सामने आकर खड़े हो जाते। उनका कहना था कि स्कूल की छुट्टी के वक्त उनकी अच्छी सेल हो जाया करती है, वरना तो उन्हें पूरे शहर में जगह जगह फिरकर चीजें बेचनी पड़ती है, जबकि स्कूल की लड़कियां उनसे जल्दी जल्दी काफी चीजें खरीद लिया करती हैं। इसीलिए अब्बा स्कूल के बाहर खड़े हुआ करते थे, मगर मुझे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त न था। मेरा दिल चाहता था कि मैं अब्बा के ठेले को आग लगा दूं, मगर मजबूरी थी कि कमाई का वाहिद जरिया भी वही ठेला था। हमें जितना भी बुरा लगता, मगर यह भी हकीकत थी कि फिलहाल हमारे पेट भरने का सामान भी वही ठेला था। मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया तो कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरी कजन शाज़मा ने कॉलेज में दाखिला लेने पर मेरी काफी मदद की। वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। वो एक सरकारी कॉलेज था,
लिहाजा उसकी ज्यादा फीस न थी। अब्बा ने बखुशी मेरी फीस भरी और मैं कॉलेज जाने लगी। शाज़मा का आजकल हमारे घर भी काफी आना जाना था। मुझे समझ ही ना आती कि वो हम पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई थी। वो जब भी आती अब्बा के ठेले को देखते ही मुंह हाथ चढ़ाती। बस ये एक चीज बेकार है तुम लोगों के घर में, बाकी सब सेट है। वो हमेशा ऐसे अल्फाज अदा करके हमारा दिल दुखाती। मैं और मेरी बहन सोचते थे कि किसी तरह इस ठेले से जान छुड़वा ली जाए ताकि हमें अपनी कजन्स के ताने न सुनने पड़े। कुछ दिनों में ही हमें एहसास हो गया कि शाज़मा और भाई का चक्कर चल रहा था। दरअसल वो हमारे लिए नहीं बल्कि भाई के लिए आती थी, क्योंकि वो भाई के पास बैठकर कई घंटों तक बातें करती थी और भाई हमें किसी न किसी काम के बहाने वहां से उठा देता था। कभी हमसे पकोड़े बनवाता तो कभी खाने पीने की और चीजें बनवाता। उसने कॉलेज के बाद कुछ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी थी, लिहाजा उसके पास पैसे होते और जब शाज़मा आती तो मजे मजे की चीजें बनवाकर शाज़मा को भी खिलाता और हम भी खाते। इस तरह हम खूब मौज मस्ती करते। अब्बा तो सुबह के गए रात को ही वापस लौटते थे, लिहाजा उनको कुछ भी मालूम ना होने पाता। भाई की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो वो रोजगार की तलाश में निकल गया। वो सुबह सवेरे अपनी डिग्रियां संभाले तैयार होकर निकल जाता और रात गए ही वापस लौटता। उसने शहर की छोटी बड़ी सभी कंपनियों में नौकरियों के लिए दरखास्तें दे रखी थी। उसे उम्मीद थी कि उसे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। हम भी भाई के लिए दुआगो रहते कि उसे जल्द से जल्द नौकरी मिल सके और हमारे हालात बदले। एक दिन वो खुशी खुशी घर आया। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। मैं उसे देखते ही समझ गई थी कि आज उसको नौकरी मिल गई है। उसने जल्द ही हमें ये खुशखबरी सुनाई तो हम दोनों बहनें खुशी से निहाल हो गई। भाई की नौकरी लगने का मतलब था कि अब्बा के उस ठेले से जान छूट जाती। अब्बा जैसे ही घर आए मैंने फौरन अब्बा को खुशखबरी सुनाई और अब्बा को साफ साफ बता दिया कि आज से उनको ठेला ले जाने की जरूरत नहीं। अब्बा धीमा सा मुस्कुरा दिए। मैं अपनी बेटी की कमाई पर अपना हक समझकर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मैं तो अपना वही काम करूंगा जो मैं करता रहा हूं। मेरी आमदनी हमेशा तुम लोगों के लिए वक्फ रहेगी। मैंने हैरत से अब्बा की तरफ देखा था। अब्बा, अब हमें आपकी आमदनी की जरूरत नहीं है, हमारे भाई की आमदनी हमारे लिए काफी है। मैंने अब्बा को साफ साफ बताया, मगर अब्बा मुस्कुराते रहे। उन्होंने मुझसे बहस न की और न ही अपना ठेला छोड़ा। भाई नौकरी पर जाने लगा और अब्बा ने वही रूटीन कायम रखी। अब्बा सुबह सवेरे ठेला लेकर निकल जाया करते। मैं तो अफसोस से हाथ मलकर रह जाती। मैं जो चाहती थी कि भाई की नौकरी लगते ही अब्बा अपना ठेला उठाकर साइड पर कर दें, ऐसा न हो सका। भाई ने नौकरी लगते ही हम पर जोर डालना शुरू कर दिया कि हम अब्बा से बात करें कि उसका रिश्ता शाज़मा के लिए ले जाएं। हम भाई के मुंह से शाज़मा का नाम सुनकर बहुत पुरजोश हो गई और अब्बा से बात करने चल दी। अब्बा भी शाज़मा का नाम सुनकर हैरान थे, मगर उन्होंने इनकार न किया। उन्होंने कहा, मुनासिब हालात देखते ही शाज़मा के अब्बा से उसका हाथ भाई के लिए मांग लेंगे। हम सब बहुत खुश थे। चंद ही दिनों में अब्बा हम सबको लेकर शाज़मा के घर गए और उसके अब्बा से उसका हाथ मांग लिया। उसके अब्बा ने सोचने के लिए वक्त मांगा, मगर कुछ दिनों बाद ही उनकी तरफ से इकरार सुनने को मिला। भाई बेइंतहा खुश था और हम भी उसकी खुशी में खुश थे। अब्बा ने शादी के लिए 2 साल का वक्त मांगा, क्योंकि अभी हमारे हालात इतने बेहतर न थे। भाई की नई नई नौकरी लगी थी। वो घर में कुछ खर्चा देता तो घर का कुछ काम करवाने के बाद ही उसकी शादी होने पाती, मगर भाई इतने पर ही खुश था। उसका वैसे भी अभी शादी करने का कोई इरादा न था। उसे खुद सेटल होने के लिए अभी वक्त दरकार था। रिश्ता पक्का होने के बाद शाज़मा हमारे घर तो ना आई, लेकिन उसका और भाई का फोन पर मुसलसल आता था। मैंने अक्सर भाई को उसके साथ फोन पर बातें करते सुना था। मैं सहन में बैठी मौसम से लुत्फानंदोज हो रही थी। आज शाम से ही बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी मैंने अब्बा को घर में दाखिल होते देखा। अब्बा ने अपना ठेला घसीटकर बरामदे में खड़ा किया और खुद भी चुपचाप आकर मेरे सामने वाली चारपाई पर बैठ गए। मैंने एक गुस्से भरी नजर अब्बा के ठेले पर डाली थी। आज मैं इस ठेले का कुछ करके ही रहूंगी, मैंने अपने दिल में सोचा और अब्बा के लिए पानी लेने चल दी। अब्बा के सोते ही मैं बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। वहां से माचिस और चूल्हे में मौजूद मिट्टी का तेल निकाल लाई। मैंने अपनी बहन को पहले ही अपने इरादे में शामिल कर लिया था। उसने चूंचना से काम लिया था, मगर बिलाखिर वो मान गई। हम दोनों बहनें अब्बा के ठेले के करीब पहुंच चुकी थी। मैंने मिट्टी का तेल अब्बा के ठेले के चारों अतराफ छिड़क दिया और उसको आग लगा दी। थोड़ी ही देर में ठेले ने आग पकड़ ली और लपटें उठने लगी। मैं और मेरी बहन भागकर अपने कमरे में जा छुपे। कुछ ही देर में अब्बा की आंख खुली
तो वो शोर मचाते ठेले की जानिब भागे, मगर इतनी देर में ठेले का काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। अब्बा ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, उसके ऊपर पानी की बाल्टियां भर भर कर डाली। कुछ ही देर में आग तो बुझ गई, मगर ठेला इस काबिल न रहा था कि उसको इस्तेमाल में लाया जा सके। मैं और मेरी बहन भी निकलकर खामोशी से बाहर आकर खड़ी हुई और अब्बा को आग बुझाते देखते रही। अब्बा ने एक अफसोस भरी नजर हम दोनों पर डाली और सर पकड़कर रोने लगे। हम भी अब्बा को झूठी तसल्ली देने बैठ गए, मगर हम दिल से बहुत खुश थे कि बिलाखिर इस ठेले से जान छूट गई। अब्बा को शायद अंदाजा हुआ कि नहीं कि ठेले को हमने जानबूझकर आग लगाई है, मगर वो बोले कुछ नहीं। वो गुमसुम होकर वापस जाकर अपनी चारपाई पर लेट गए, तो हम दोनों बहनें भी अंदर जाके इत्मीनान से सो गई। उस दिन के बाद से अब्बा काफी खामोश रहने लगे। वो पहले भी इतना नहीं बोलते थे। अम्मा की मौत के बाद वो वैसे भी चुप हो गए थे। उन्होंने अपना दिल बाहर की दुनिया में लगा लिया था। वो सुबह सवेरे ठेला लेकर निकलते तो शाम गए ही वापस लौटते। उसके बाद घर के कामकाज में मसरूफ रहते, मगर ठेला जल जाने के बाद अब्बा को सारा दिन घर में गुजारना पड़ता। अब्बा घर का काम निपटा लेते, मगर फिर चुपचाप अपनी मखसूस चारपाई पर बैठ जाते। मैंने अब्बा को एक दो बार बुलाने की कोशिश की, मगर वो हूं हां से ज्यादा जवाब ही न देते। मैंने भी फिर अब्बा को अब्बा के हाल पर छोड़ दिया और हम अपनी सरगर्मियों में मसरूफ हो गई। अब्बा चारपाई पर पड़े पड़े ही बीमार हो गए। अब वो अपनी चारपाई से भी ज्यादातर न उठते और लेटे रहते। घर का कामकाज भी हम दोनों बहनों पर ही आ पड़ा था। हम जैसे तैसे करके अपना काम निपटा लिया करती। भाई का कहना था कि हम उसका भी काम कर दें, जबकि हमारे बस में इतना काम करना न था। कॉलेज से आने के बाद हमें घर की सफाई सुथराई के साथ खाना भी पकाना पड़ता और कपड़े भी धोने पड़ते, जबकि भाई अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए हमारे सामने डाल देता। हमने तो कभी कपड़े इस्त्री ही ना किए थे, लिहाजा हमसे कपड़े सही से इस्त्री ना हो पाते तो भाई हमसे झगड़ा शुरू कर देता और बुरा भला कहने लगता। हम हैरान थे कि भाई के तेवर तो कमाई करते ही बदल गए थे। ये शादी के बाद क्या करेगा? हमें मालूम था कि उसकी होने वाली बीवी शाज़मा किस कदर तेज और नखरे वाली थी। अब्बा चारपाई पर पड़े खांसते रहते, मगर भाई अब्बा की दवा तक न लाकर देता। मैं दिन में उसको कई बार याद करवाती कि अब्बा की दवाई लेते आना, मगर वो फिर भी यही कहता कि मैं तो भूल गया, और कभी कहता कि पैसे खत्म हो गए, तनख्वाह मिलेगी तो ला दूंगा। वो घर का थोड़ा बहुत ही सामान लाता, हालांकि उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी और शाम को फारिग होकर वो ट्यूशन भी पढ़ाया करता था, मगर न जाने वो सारे पैसे कहाँ खर्च कर देता। मेरा तो यही ख्याल था कि वो हर महीने शाज़मा को पैसे भिजवाया करता था, और एक दिन मैंने गुस्से में आकर उसे यही बात कह दी तो वो बुरा मान गया और मुझसे झगड़ा करने लगा। उसने हम दोनों बहनों के साथ खूब लड़ाई की और हम दोनों को घर से निकाल दिया। हम सारी रात भूखे प्यासे गली के कोने में बने एक टूटे फूटे घर में छुप कर बैठ गई। वो घर काफी अरसे से खाली पड़ा था। सुबह को भाई जैसे ही नौकरी के लिए घर से निकला, हम दोनों फौरन ही घर में आ गई और रोते हुए अब्बा की चारपाई की जानिब बढ़ी। अब्बा ने बिल्कुल ठीक कहा था कि बेटी की कमाई पर हक समझना बेवकूफ़ी है, जबकि हमने भाई की कमाई पर हक समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब्बा ठेला ले जाकर खुद कमाई करके लाते तो उन्हें खुशी मिलती थी, फिर मसरूफ रहने से उनका वक्त भी अच्छा गुजर जाता था, जबकि उनके हाथ पांव चलते रहते तो वर्जिश भी हो जाती। जब तक अब्बा काम करते रहे वो कभी बीमार ना हुए थे, मगर काम छोड़ देने के बाद से वो फौरन ही बीमार हो गए। हमने नादानी में अब्बा के साथ क्या कर दिया था। हम फौरन ही अब्बा की तरफ बढ़े और उनके पांव पकड़कर माफी मांगने लगे कि हम अपने जुर्म का इकरार कर लेते। हमें माफ कर दें अब्बा, हमने जानबूझकर आपके ठेले को आग लगाई थी ताकि आप ठेले पर अशिया बेचने का काम बंद कर दें। अब्बा ने हमारी किसी बात का कोई जवाब न दिया। वो वैसे ही साकत जामत लेटे रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उनकी बेटियां रो रही हों और अब्बा को कोई परवाह ही ना हो। वो तो हम पर जान निछावर करने वाले बाप थे, जो हमें घर का काम काज तक न करने देते थे। अब्बा ने आज तक ना तो हमें डांटा था और ना ही ऊंची आवाज में बात की थी। कभी हमारी कोई खुशी, कभी हमारी कोई ख्वाहिश तक रद्द न की थी। तो फिर आज अब्बा को अपनी रोती बिलखती बेटियों पर रहम क्यों ना आ रहा था? मुझे अब्बा के पांव काफी ठंडे और अकड़े हुए महसूस हुए, तो मैं फौरन ही अब्बा के चेहरे की जानिब बढ़ी। अब्बा के चेहरे पर नजर पड़ते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी। अब्बा की आंखों की पुतलियां बिल्कुल साकत थी, जबकि मुंह खुला हुआ था। अब्बा इस दुनिया में ना रहे थे। न जाने उनकी मौत को कितना वक्त गुजर चुका था। शायद जब भाई ने हमें घर से निकाला था उस वक्त भी अब्बा जिंदा न थे, वरना अब्बा हमारा बचाव करने जरूर आते।
हमारा रो रो कर बुरा हाल था। भाई को भी दफ्तर में इत्तला पहुंचा दी गई। वो कुछ ही देर में आ पहुंचा। अब्बा की मौत से वो भी परेशान था। मुझे मालूम था कि हमारे घर से सही मायनों में छत छिन चुकी थी। भाई से किसी किस्म की कोई उम्मीद न थी। भाई ने अब्बा की मौत के 2 माह बाद ही शाज़मा से शादी की जल्दी मचा दी थी। उन लोगों ने भी इनकार न किया और शाज़मा रुखसत होकर हमारे घर चली आई। भाई का रवैया तो हम पहले ही देख चुके थे, लिहाजा अब हम अपने काम से काम रखते और उसकी किसी बात में दखल अंदाजी न करते। शाज़मा घर का कोई काम काज न करती। उसने सारा घर का काम हम बहनों के सर पर डाल रखा था। फिर भी हम चुप थे। हमारा कॉलेज जाना भी बंद कर दिया गया, मगर हमें बोलने की इजाजत न थी। बड़ी बहन मुझे यही समझाती कि चुप करके सब बर्दाश्त करती रहो, वरना भाई हमें घर से निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे। शाज़मा हमसे लड़ने के बहाने ढूंढती रहती। वो नहीं चाहती थी कि हम उसके शौहर पर बोझ बनकर रहें, मगर हमारे पास और कोई ठिकाना था ही कब। लिहाजा हम चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। मगर फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती कि शाज़मा अपना मूड खराब कर लेती और रात को भाई के आते ही हमारी शिकायतें लगाना शुरू कर देती और भाई हमसे लड़ाई करता। हम दोनों बहनें अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती। मुझे बिल्कुल अंदाजा न था कि माँ बाप के बगैर जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी और भाई जैसा सगा रिश्ता भी खोखला हो जाएगा। भाई और शाज़मा ने मिलकर अपना घर अलग बना लिया था। मुझे पहले ही शक था कि वो रिश्ता पक्का होने के बाद से ही अपनी कमाई शाज़मा को दिया करता था। वो दोनों मिलकर पैसे जमा कर रहे थे। उन्होंने अपना एक अच्छा सा घर बनाया और वो दोनों अलग घर में चले गए, जबकि हम दोनों बहनें उसी घर में रह गई। मैं जानती थी कि शाज़मा ने हमें साथ जाने को सिर्फ रिश्तेदारों की वजह से कहा था कि कल को कोई उन्हें बुरा ना कह सके और वो लोगों की नजरों में अच्छी बनी रहे। मगर हकीकत ये थी कि वो हमें अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहती थी। उनका रवैया हमारे साथ यहाँ पर इतना खराब था तो अपने घर ले जाकर हमारा क्या हाल करती। हम दोनों बहनों ने अकेले रहने को तरजीह दी और भाई और भाभी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने अब्बा को वही ठेला मरम्मत करवाया। वो काफी हद तक जल चुका था, मगर उसके पहिए सलामत थे, लिहाजा वो कुछ पैसे लगकर मरम्मत हो गया। मैंने घर के बाहर ही ठेला रख लिया। मेरी बहन खाने पीने की मुख्तलिफ चीजें बनाकर मुझे देती और मैं ठेले पर रखकर उसको बेच लिया करती। यूं हमारा गुजारा हो जाता। मैं जो पहले अब्बा के काम को बुरा समझा करती थी, अब खुद वो काम करने पर मजबूर थी। मुझे अब्बा के दुख और तकलीफ का अच्छे से अंदाजा हो गया। ठेले के जरिए कमाई करना इतना आसान ना था। अब्बा तो पूरे शहर में जगह जगह फिरते तो किस कदर थक जाया करते थे। मैं घर से बाहरी ठेले पर बैठकर थक जाती। धूप और गर्मी से मेरा बुरा हाल हो जाता। हर ग्राहकों के इंतजार में बैठना मुझे बहुत मुश्किल और अजियतनाक लगा करता। मुझे अपने अब्बा के दर्द का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था। वो हम बहनों के लिए घर से कमाने के लिए निकलते थे। मेरी बड़ी बहन का मोहल्ले से ही रिश्ता आया था। मोहल्ले में रहने वाला साजिद मेरी बहन सादिया को पसंद करता था। वो कुछ अर्सा पहले अब्बा की मौत के बाद मेरी बड़ी बहन सादिया के लिए रिश्ता भी लेकर आया था, मगर भाई ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम लोग सिर्फ खानदान में रिश्ता करते हैं, खानदान से बाहर शादी नहीं करते। अब भाई खुद तो हमें छोड़कर चला गया था, लिहाजा साजिद के माँ बाप दोबारा हमारे दर पर आए। वो देख रहे थे कि हम दोनों बहनें किस मुश्किल से जिंदगी गुजार रही थी। अब जो भी फैसला करना था हमने वो खुद ही करना था। मेरी बहन को भी वो लड़का पसंद था। वैसे भी वो अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था और उसको इनकार करना बेवकूफ़ी था। लिहाजा मैंने और मेरी बहन ने उस रिश्ते के लिए हामी भर ली और हमने छोटी सी तकरीब में सादगी से अपनी बहन सादिया का निकाह साजिद के साथ कर दिया। साजिद का कहना था कि मैं भी उसके साथ उसके घर चलूं। साजिद की माँ ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। हमारी कोई बेटी नहीं, मगर हम आज से तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। मगर मुझे ये गवारा न था कि मैं अपनी बहन के दर पर जाकर पड़ जाऊं। मैं अपना ठेला लगाने का काम बखूबी कर रही थी और मैं ये चाहती थी कि मैं अपने माँ बाप के घर में ही रहूं, मगर उन लोगों ने मुझे रहने न दिया। मेरी बहन मुझे जबरदस्ती अपने साथ अपने घर ले गई। हमने अब्बा का घर बेच दिया और भाई का हिस्सा भाई को दे दिया, जबकि हम दोनों बहनों ने अपना हिस्सा अपने पास रख लिया। कुछ अरसे के बाद सादिया के ससुराल में से ही मेरे लिए भी एक रिश्ता आया, तो मैंने अपनी शादी का इख्तियार सादिया के सास ससुर को ही दे दिया। आखिर उन्होंने मुझे माँ बाप की तरह ही संभाला था। वो वाकई बहुत अच्छे लोग थे। मैं उनकी मोहब्बत पर हैरान होने के साथ साथ उनके एहसानमंद भी थी। मेरे लिए आया गया रिश्ता कबूल कर लिया गया और मैं दुल्हन बनकर अपने शौहर की जिंदगी में चली आई। मेरे शौहर का नाम जफर था।
वो एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरा हर तरह से ख्याल रखा। मैं अपने घर में आकर बेहद खुश थी। मैं अपनी भूली जिंदगी को याद करती तो दुखी हो जाती, मगर मैं इस बात पर खुश थी कि रब ने मुझे मजीद इम्तिहान में पढ़ने से बचा लिया था और एक अच्छी जिंदगी अता कर दी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।